हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज को कर रहे थे और कुछ नियमों को हमने जाना था, जहां पर हमने चेंज ऑफ टेंस के नियमों को सीखा था और चेंज ऑफ टेंस के एक्सेप्शन अर्थात जो अपवाद थे उनके बारे में हमने जान लिया है। और हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन भी अर्थात कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं प्रोनाउन को चेंज करते हैं, हमने वो भी सीख लिया था। लेकिन हमने एक और चेंज के बारे में बात किया था जो कि हमारा वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और पोजीशन था। तो आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो एक्सरसाइज होगा एक्सरसाइज रिलेटेड चेंज ऑफ टेंस प्रोनाउन, और साथ ही साथ हम लोग क्या सीखेंगे वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस। अब वो नियरनेस किस में दिखाएगा, समीपता किस में दिखाएगा, वो समीपता समय में दिखा सकता है, फिर स्थान में दिखा सकता है। आज हम उस एक्सरसाइज को भी यहाँ करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आज इन्हीं क्वेश्चन को करते हुए हम इन तीनों चेंजेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन माध्यम में जो बेसिक 3 चेंजेस होते हैं हम इन सेंटेंसेस में उन सभी चेंजेस को अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास पहला सेंटेंस दिया हुआ है, हरी सेड आई विल लीव दिस प्लेस नाउ। तो ये हमारे पास पहला सेंटेंस है। तो हमको इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय हम लोग क्या करते थे, स्पीकर में कोई चेंज नहीं करते थे। स्पीकर जो डबल इन्वर्ट कॉमा के बाहर का पोर्शन का सब्जेक्ट होता है वही स्पीकर होता था। तो स्पीकर यहाँ पर क्या है, हरी है, तो हरी में कोई चेंज नहीं, हरी भी उतर जाएगा। तो अगला जो शब्द है रिपोर्टिंग वर्ब होता था। तो रिपोर्टिंग वर्ब को कब बदलते थे, जब उसके बाद ऑब्जेक्ट होता था। लेकिन जब ऑब्जेक्ट नहीं होता था तो रिपोर्टिंग वर्ब कोई चेंज नहीं करते थे। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेट दिया हुआ है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सेट को वैसे ही लिख लेंगे, अर्थात सेट में कोई चेंज नहीं होगा। अगला नियम क्या था कि कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर करंट किसे करते थे, दैट से। तो ये क्या हो गया, दैट हो गया। आई थिंक यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं रिपोर्टेड स्पीच की तरफ। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो पहला शब्द लिखा हुआ है आई जो कि एक प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और नॉमिनेटिव केस है। तो मैंने पहले ही बताया था, आज फिर बता रहा हूं, जब भी किसी प्रोनाउन को चेंज करते हैं तो जिस प्रोनाउन को चेंज करते हैं उसका जो केस होता है बदले हुए प्रोनाउन का भी केस वही होता है। तो यहाँ पर आई का केस नॉमिनेटिव है, तो आई को तो बदलेंगे क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन है, तो ये चेंज होगा। और यहाँ पर नॉमिनेटिव केस तो जो चेंज हुआ प्रोनाउन होगा वो भी हमको नॉमिनेटिव ही चाहिए। तो आई फर्स्ट पर्सन है। तो मैंने पीछे एक नियम बताया था, फन रूल क्या था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अर्थात अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता तो उसको चेंज करते थे स्पीकर के अनुसार। तो हमारे पास स्पीकर हरी है, हरी जो कि कौन सा जेंडर होता है, हरी लड़कों के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब लड़कों का नाम होता है, मैस्कुलिन जेंडर हो गया। तो हमको ऐसा प्रोनाउन यहाँ पर चाहिए जो क्या हो, मैस्कुलिन जेंडर में हो। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी नाउन्स होते हैं वो थर्ड पर्सन में होते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था कि नाउन जो भी आ जाएगा वो थर्ड पर्सन में होगा। तो थर्ड पर्सन में हमारे पास 4 प्रोनाउन होते हैं, ही सी इट और दे होता है। लेकिन हमारे पास जो स्पीकर है वो हरी दिया हुआ है, हरी जो कि क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है। हमको पता है कि इन चारों प्रोनाउन में जो ही होता है वो मैस्कुलिन भी होता है और साथ ही क्या होता है, नॉमिनेटिव केस भी होता है। तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए था, हमको यहाँ पर नॉमिनेटिव केस ही चाहिए। तो हम यहाँ पर आई की जगह क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। अब विल का चेंज होता है, चेंज ऑफ टेंस में लिखा था, विल जाता है वुड में, तो ये क्या हो जाएगा, ही वुड। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें कोई चेंज करेंगे नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिव। अब आते हैं दिस की तरफ। दिस एक शब्द है जो हमारा ऐसा शब्द है जो स्थान में समीपता को दर्शाता है, और मैंने इसको ही बताया हुआ था कि जब दिस आता है डायरेक्ट नरेशन में तो दिस को किस में चेंज करते हैं, दिस को चेंज करते हैं दैट में। तो यहाँ पर हमारा दिस आया हुआ है तो दिस को क्या कर देंगे, यहाँ पर दिस की जगह दैट कर देंगे। अगला शब्द है प्लेस, तो उसमें कोई चेंज नहीं। अब फिर से हमको नाव मिल गया, तो नाव भी यहाँ पर हमारे पास है। नाव का चेंज किस में होता है, नाव का चेंज होता है देन में। यहाँ पर नाव की जगह क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे देन। इस तरह से हमारे पास ये एक ऐसा सेंटेंस था जहां पर हमने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया, और साथ ही तीनों चेंजेस को, चेंज ऑफ टेंस भी अप्लाई कर लिया, प्रोनाउन चेंज भी कर लिया, और वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इसमें भी चेंजेस हमने कर लिए हैं। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसको अगले एग्जाम्पल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास अगला एग्जाम्पल है राधा सेड टू आशा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि
तो इस सेंटेंस में फिट के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो डेफिनेटली ये फिट टू है। फिट टू को मैंने पीछे बताया हुआ कि फिट टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा, राधा टोल्ड आशा। यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। कॉमा हटेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी हटेगा, किससे कनेक्ट करेंगे, दैट से। तो ये दैट से कनेक्ट भी हो गया। अब यहाँ पर हमको एक नाउन मिला है तो नाउन को चेंज करते नहीं है, तो नाउन को यहाँ पर लिख लेंगे रेनू। अब हमको पता है कि विल आ गया है और ये पास्ट टेंस में है। जब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित करते हैं, तो विल का चेंज क्या होता है, विल का चेंज होता है वुड। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, वुड। रेनू वुड गो टू स्कूल। अब हमारे पास मिल गया एक शब्द टुमारो, और टुमारो का मैंने चेंज बताया हुआ था कि जब रिपोर्टेड स्पीच में टुमारो आया हो डायरेक्ट नरेशन में, जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन बदलेंगे तो टुमारो की जगह या तो लिख सकते हैं द नेक्स्ट डे या क्या लिख सकते हैं द फॉलोइंग डे। तो इन दोनों में से किसी भी चीज का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या यूज कर लेता हूं, द नेक्स्ट डे। इस प्रकार से सेंटेंस का भी हमने इनडायरेक्ट नरेशन परिवर्तन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। जेम्स फेड टू रानी। यहाँ पर फिर से फेड टू दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट गिवन है, तो डेफिनेटली फेड टू का चेंज किस में होगा, टोल्ड में होगा। तो ये क्या हो जाएगा, जेम्स टोल्ड रानी। तो ये हो गया। कॉमा हटेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दोनों स्पीच को किससे कनेक्ट करेंगे, दैट से। तो यहाँ पर दैट आ गया। अब बात कर लेते हैं प्रोनाउन की। देखिए हम यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे एक प्रोनाउन यहाँ पर आई दिया हुआ है और योर दिया हुआ है। योर हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और योर सॉरी आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और योर कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। तो हमको पता है कि जब फर्स्ट पर्सन होगा तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे स्पीकर के अनुसार, सेकेंड पर्सन को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आई का केस क्या है, आई हो गया नॉमिनेटिव केस। यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आना चाहिए, नॉमिनेटिव केस आना चाहिए। तो आई को फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार चेंज करेंगे, स्पीकर के अनुसार। तो स्पीकर दिया हुआ है जेम्स। जेम्स क्या होता है, किसी लड़के का नाम होता है, किसी पुरुष का नाम होता है। इट मीन्स ये मैस्कुलिन जेंडर हो गया और नाउन है। तो नाउन को क्या कंसीडर करते हैं, नाउन को कंसीडर करते हैं थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन में हमको वो प्रोनाउन चूज करना है जो नॉमिनेटिव केस में हो और मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज होता हो। तभी हमने ऊपर ही देखा है तो थर्ड पर्सन में प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है, जो मैस्कुलिन जेंडर में होता है और नॉमिनेटिव केस में होता है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, लिख लेंगे ही। और ये पास्ट टेंस में था तो चेंज ऑफ टेंस मैंने लिखाया हुआ है कि हैव का चेंज किसमें होता है, हैव का चेंज होता है हैड में। तो ये क्या हो जाएगा, हैड, ही हैड डन। यहां तक आई थिंक क्लियर होगा। अब योर की बात करते हैं। योर सेकेंड पर्सन है, केस कौन सा इसका है, इसका केस पॉसेसिव है। तो ये पॉसेसिव केस का प्रोनाउन है। जब पॉसेसिव केस का प्रोनाउन है तो यहाँ पर पॉसेसिव केस का प्रोनाउन ही आना चाहिए। लेकिन अब ये सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज करेंगे, सेकेंड पर्सन चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, रानी। अब रानी क्या डिनोट कर रही है, रानी एक फेमिनिन जेंडर को डिनोट कर रही है और ये ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन हमको चाहिए क्या, पॉसेसिव केस चाहिए। तो हम लोग रानी के लिए वो प्रोनाउन का सिलेक्शन करेंगे जो फेमिनिन जेंडर में हो। तो हमको पता है फेमिनिन जेंडर में प्रोनाउन फी होता है, बट हमको क्या यूज करना है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो फेमिनिन जेंडर में फी होता है। यहाँ पर मैंने इसका जेंडर लिखा है फेमिनिन, तो ये फी फेमिनिन होता है, बट फी तो नॉमिनेटिव केस है। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए पॉसेसिव केस। तो हम लोग फी का क्या देखेंगे, पॉसेसिव केस। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, हर मिल जाएगा या हर्फ मिल जाएगा। लेकिन हम लोग प्रयोग किसका करेंगे, हर का करेंगे। क्यों हर का करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे योर के बाद एक नाउन दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर। तो हर हो जाएगा, हर वर्क। अब आगे जो शब्द दिया हुआ है टुडे, टुडे को भी चेंज करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन माध्यम में और टुडे हो जाता है दैट डे। तो इस तरह से इस सेंटेंस का भी इनडायरेक्ट नरेशन हमने बना लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो आगे कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। जो अगला सेंटेंस हमारे पास है, शी सेड आई शैल लीव ऑल दीज पेपर हियर। तो जब इसको चेंज करेंगे तो पहले तो स्पीकर में कोई चेंज नहीं होगा, स्पीकर लिखा जाएगा। फिट के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। जब फिट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है इसका सीधा मतलब है फिट में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर फिट का फिट ही रहेगा। तो शी सेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर किससे कनेक्ट कर लेंगे, दैट से कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर दैट हो गया। अब जब दैट से कनेक्ट कर लिए हैं तो आई फिर से हमको प्रोनाउन मिल गया है। आई फिर से हम लोग ऊपर आई को देखते चले आ रहे हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, जब फर्स्ट पर्सन है तो इसको चेंज करेंगे
स्पीकर कैन फॉर नॉमिनेटिव केस है और हमारा स्पीकर फी है जो कि खुद एक नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, हमको नॉमिनेटिव केस ही चाहिए, तो आई की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, फी हो जाएगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, वैसे फैल का चेंज जो होता है फुड होता है, लेकिन अगर जब इनडायरेक्ट नरेशन में आते हैं तो आई और वी के साथ फैल का प्रयोग हुआ हो, क्या हुआ हो, आई और वी के साथ फैल का प्रयोग हुआ हो, लेकिन जब हम लोग इसको चेंज करते हैं, आई का चेंज ही या फी में हो जाए और अथवा वी का चेंज दे में हो जाए, तो हम लोग फुड का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। एक लॉजिक ये भी हो गया। या एक और लॉजिक होता है कि जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो हमको पता है कि आई के साथ या वी के साथ फैल आता है, लेकिन जब फी का प्रयोग करते हैं तो फी के साथ तो विल आता है, तो ये इसी वजह से हमने फी के साथ यहाँ पर क्या कर दिया है, विल के अकॉर्डिंग वुड का प्रयोग कर दिया है। तो ये हो गया फी वुड लिव, ऑल में कोई चेंज नहीं, ऑल। अब दीज का क्या हो जाएगा, दीज का क्या हो जाएगा, दीज का हो जाएगा दोज पेपर्स, दोज पेपर्स, और हियर का चेंज क्या होता है, हियर का चेंज होता है देयर, तो ये क्या हो गया, देयर। ये इस तरह से सेंटेंस का भी इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। लेकिन इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट नरेशन का एक और चेंज हो सकता है। हम लोग जब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, दीज का प्रयोग हुआ है, दीज के बाद एक नाउन आ गया है पेपर्स, ये नाउन पेपर्स आ गया है। जब भी दीज दिस और दिस के साथ कोई नाउन जुड़ा होता है तो ऐसे तो दिस का दैट करते हैं, दीज का दोज करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं, ये सही है। लेकिन एक केस और होता है कि अगर नाउन जुड़ जाता है तो हम लोग दैट या दोज की जगह द का भी प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात जब इस सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो इसके अलावा इसका जो दूसरा तरीका होगा, यहाँ पर जितना भी चीजें हैं सब कुछ चेंज सेम रहना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ तक तो सब चेंज सेम रहना है। जब बस यहाँ पर जो दोज लिखा हुआ है, दोज की जगह हम लोग द का प्रयोग भी कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, द का प्रयोग भी कर सकते हैं। अर्थात इस एक सेंटेंस को इन दो तरीके से हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस दिया हुआ है, He said, I have brought this stick from नैनीताल। तो यहाँ पर फिर से ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, तो इसका सीधा मतलब है कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं करना है, वो एज इट इज लिखा जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ही सेड, उसके बाद कॉमा हटाएंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे, किससे कनेक्ट करेंगे, दैट से कनेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा दैट। ही सेड दैट, फिर से आई को चेंज करना है, आई को चेंज करेंगे, फिर से कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस, तो नॉमिनेटिव केस चाहिए, तो स्पीकर के अनुसार स्पीकर ही है जो कि खुद क्या है, नॉमिनेटिव केस, हमको नॉमिनेटिव केस ही चाहिए, तो यहाँ पर आई की जगह क्या लिख लेंगे, ही लिख देंगे। और ये पास्ट टेंस में है, फेट को देखेंगे पास्ट टेंस में है, तो इसका मतलब चेंज ऑफ टेंस भी अप्लाई होगा। तो हैव का चेंज किस में होता है, हैव का चेंज होता है हैड में, ये हो गया हैड ब्रॉट, ब्रॉट। और दिस का क्या हो जाएगा, दिस का हो जाएगा दैट स्टिक फ्रॉम नैनीताल। इस सेंटेंस को दोबारा गौर से देखेंगे, यहां पर हमको दिख रहा होगा कि दिस आया है और दिस के बाद एक नाउन जुड़ गया है, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है, तो इस तात्पर्य है कि ये जो सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन हमने ये बनाया है, इसमें हम लोग दैट, यहाँ पर जो दैट लिखा गया है, इस दैट की जगह द भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इस दैट की जगह क्या लिख सकते हैं, द भी लिख सकते हैं, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन द से भी बन सकता है। आई थिंक ये बात समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में देखेंगे, ये सेंटेंस दिया हुआ है, तो स्पीकर तो हम लिख लेंगे, यहाँ पर फेट के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इसका मतलब फेट टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, और इसके बाद क्या लगेगा, मी, और कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा हटाकर क्या कर लेंगे, दैट का प्रयोग कर लेंगे। अब जैसे दैट का प्रयोग किया, हमको पता है दिस को दैट में बदलना है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि यदि दिस, हम लोग क्या एक चीज जान लीजिए, एक नियम होता है कि यदि जो दिस होता है, हियर होता है या नाउ, दिस हियर या नाउ, ये ऐसे स्थान या वस्तु या समय की ओर संकेत करें जो प्रेजेंट टाइम में वक्ता के सामने मौजूद हो, तो हम लोग जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। वैसे तो सिर्फ सेंटेंस को देखकर यह बताना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ, जब भी दिस का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर हो,
मैं क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि इसको सिर्फ देख कर बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो जब भी दिस का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर हो तो हमको पता है कि हम लोग अभी हमने कंजक्शन दैट का प्रयोग किया है, तो दिस को इस कंडीशन में दैट में नहीं बदलते हैं, दिस को दिस ही रहने देते हैं, दिस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इज का परिवर्तन किसमें होता है, क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो इज को चेंज करेंगे, और इसका चेंज होता है वाज या वर में, तो दिस सिंगुलर होता है तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, वाज का। अब माई मिल गया, माई फर्स्ट पर्सन है, पॉसेसिव केस है, तो यहाँ पॉसेसिव केस का प्रोनाउन चाहिए, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार आएगा, स्पीकर ही के अनुसार आएगा। स्पीकर के अनुसार हम लोग इसको चेंज करेंगे, तो ही तो नॉमिनेटिव केस में होता है, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए पॉसेसिव केस, तो ही का पॉसेसिव केस क्या होता है, ही का पॉसेसिव केस होता है हिज, और हाउस यहाँ पर रिटर्न लिख देंगे, और इस तरह से इस वाक्य का भी हमने इंडायरेक्ट नरेशन बना लिया है। आई होप आपको यह वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो का यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग असर्टिव सेंटेंस में कुछ स्पेशल चेंजेस के बारे में सीखेंगे, जो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।